हेलो मेरे जवाजो, आज का अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कौन से चैप्टर का सर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अपन इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं सर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन रियल लाइफ। ठीक है, मतलब अब अभी अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था सर? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। पर अब अपन क्या सीखेंगे कि सर ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ये रियल लाइफ में कैसे काम आता है। मतलब रियल लाइफ में भी तो कुछ कुछ एग्जांपल्स होते होंगे ऑक्सीडेशन के, है ना? तो उसमें से दो एग्जांपल्स क्या है अपने पास? कोरोजन और रैंसिडिटी। अब दोनों को अभी मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ, फिर अपन इनको तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, पहले अपन लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, ओके। दूसरा अपन लिखेंगे सर इससे अपन बचा कैसे जाए, और तीसरा अपन लिखेंगे सर ये रियल लाइफ में कैसे इफेक्ट कर रहे हैं अपन को, ओके। क्योंकि ऑक्सीडेशन अपन रियल लाइफ में ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो चीज हैं कोरोजन और रैंसिडिटी, इसमें अपन क्या करेंगे? कोरोजन बेसिकली किसके लिए होता है सर? मेटल्स के लिए। कोरोजन किसके लिए होता है? मेटल्स के लिए। और ये जो रैंसिडिटी है ये किसके लिए होती है अपने पास बच्चों? फूड के लिए। स्पेलिंग स्पेलिंग तो सही लिखी है, हैंडराइटिंग भी अच्छी है। हैंडराइटिंग से आ रहा है सर, अपन को तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे ना इस लेक्चर में। इस लेक्चर में अपन को हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेंगे बच्चों? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। तो चलो, कोरोजन किसके लिए होता है? मेटल्स के लिए। और रैंसिडिटी किसके लिए होती है? फूड के लिए। अब अपन कोरोजन की बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इसको अपन जल्दी से रब करते हैं। अब कोरोजन, कोरोजन मींस, हाँ चलो पहले अपन डेफिनेशन लिखने से पहले बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जब आयरन अपने घर पे नया नया आता है, ठीक है, तो वो एकदम चमकीला चमकीला सा रहता है। आयरन की बहुत सारी चीजें अपने घर में पड़ी हुई होती है ना? आयरन रॉड मान लो, आयरन रॉड भी होती है। पर जब मान लो उसमें अपन को थोड़ी देर बाद, तब थोड़े दिनों बाद जब अपन मान लो उसको छत पे रख के जाते हैं, अभी बारिश का मौसम तो हो ही रहा है, छत पे रख के जाते हैं। अब उसको, और छत के एकदम बीच में, ठीक है, रियल लाइफ इमेजिनेशन करना, ओके। तो अपन उसको छत के बीच में रख के जाते हैं। छत के बीच में सर कभी कभार बारिश भी हो रही है, हवाएं भी चल रही हैं, फिर मॉइस्चर भी है ना? अब हवा क्या कहते हैं, बारिश का मौसम है तो मॉइस्चर तो होगा ही, मॉइस्चर भी है। तो फिर क्या होगा सर? जब आप उसको 1 वीक, है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप 1 वीक बाद जाके देखोगे ना, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। चलो एक डायग्रामेटिक से समझते हैं। मान लो ये मेरे पास आयरन की रॉड है, ओके। अब जब मैंने इसको 1 वीक तक इसके ऊपर बारिश गिरी, हवाएं, ये सब आई, इसके ऊपर कुछ कुछ लेयर जम जाती है। मान लो ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा। डायग्राम में तो मैं थोड़ा बहुत वीक हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसके ऊपर ना एक लेयर जम जाती है, रेडिश ब्राउन लेयर। ये लेयर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन लेयर। पर ये लेयर पर्टिकुलर चिपकी नहीं होती है। मतलब मान लो अगर मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे स्क्रैच किया, स्क्रैच किया, स्क्रैच किया, स्क्रैच किया, तो ये क्या होता है? ये हट भी जाती है ना? लेयर आप लोग ट्राई करके देखना, अगर आपके घर पे कोई आयरन का यूटेंसिल हो जिसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर जमी हुई हो, तो वो क्या होती है? वो उस लेयर को क्या कहते हैं? रस्ट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रस्ट, है ना? रस्ट का एक फॉर्मूला भी होता है Fe2O3.XH2O। मतलब ये जो रस्ट बनी है ना, ये आयन है, ये आयन का यूटेंसिल है, ये इसके ऊपर रस्ट जमी है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। अब ये जो X है इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल यूज होता होगा। अब इस X को तुम लोग अपनी X से कंपेरिजन मत करने लग जाना, ये निकल सकती है, वो निकल नहीं सकती थी, है ना? ये इसको अपन हल्का से निकालने की कोशिश करें तो ये निकल जाती है, पर उसको अपन वो हमेशा के लिए दिमाग में बस जाती है, ठीक है। तो इस x को अपनी x से कंपेयर मत करना, ये x ज्यादा अच्छी होती है, एक बार निकालो तो निकल जाता है। अच्छा चलो, आयरन का रस्टिंग अपन ने देख लिया, रस्टिंग का फॉर्मूला ये होता है, ये अपन ने देख लिया।
अब इस रस्ट को अपन हल्का सा वो करें, स्क्रैच, क्या करें सर, स्क्रैच करें तो हट जाता है। पर सर अब अपन ने मान लो इस रस्ट को हटाया, इस रस्ट के साथ ये चीज भी हट जाएगी, क्योंकि रस्ट का फॉर्मूला तो यही है ना। मान लो मैंने यहाँ से स्क्रैच कर दिया तो क्या होगा सर, ये चीज भी हट जाएगी। क्या करेगी सर, हट जाएगी। अब हट जाएगी, अब सर आपको लग रहा होगा कि सर अब तो अपन ने आयन को वापस उसी फॉर्म में क्या कहते हैं रिकवर कर लिया है ना। मतलब मान लो अपने पास ये 5 ग्राम का बार है, ओके। अपन ने जब ये रस्ट हटाई तो ये कितने का बच गया, ये कितने का बच गया होगा अपने पास सर, ये 4.98 ग्राम का बच गया होगा, क्योंकि आप अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था, Fe2O3 डॉट XH2O। अब सर इसमें क्या हुआ, अपन ने मिटाया, अपन ने इसको अपनी लाइफ से अलग कर दिया, मतलब अपनी आयन की लाइफ से अलग कर दिया। आयन की लाइफ से जब अपन ने अलग किया तो H2O हट गया, ऑक्सीजन हट गया, पर क्या भी हट गया सर, थोड़ा थोड़ा तो अपना आयन भी हट गया, है ना। ये तो मैंने एग्जांपल ली कि 5 ग्राम से 4.98 ग्राम बच गया, 0.02 ग्राम अपना रस्ट में चला गया। ऐसे ही करके अब मान लो अपन बहुत देर बहुत देर बहुत देर रखे रहेंगे, मतलब बहुत टाइम तक, फिर वापस रस्ट आएगी, अपन फिर हटाएंगे, वापस रस्ट आएगी, फिर हटाएंगे, तो ऐसा क्या होगा कि मैक्सिमम आयन पीस हट सकता है। और क्या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद अगर अपन देखें तो 5 ग्राम घटते घटते क्या हो जाएगा, 1 ग्राम भी रह सकता है, ओके। तो अब अपन कोरोजन की डेफिनेशन देखते हैं। रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, है ना। रस्टिंग इसमें किसको कहते हैं, रस्टिंग मतलब वो कोरोजन जो आयन की इसमें होता है, आयन की लाइफ में होता है, ठीक है। ये देख लो, रस्टिंग मतलब क्या होता है, कोरोजन इन द लाइफ ऑफ आयन। क्या होता है, कोरोजन इन लाइफ ऑफ आयन, है ना। रस्टिंग क्या होती है, कोरोजन इन लाइफ ऑफ आयन। अब चलो अपन कोरोजन की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। कोरोजन की डेफिनेशन क्या होती है, द ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ अ मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। लिख के बताते हैं, और अगर तुम लोग यहाँ ना लिख पाओ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल ही जाएंगे। क्या होती है कोरोजन, द ग्रेजुअल ईटिंग, द ग्रेजुअल ईटिंग ऑफ अ मेटल, जल्दी जल्दी लिखना, ईटिंग ऑफ अ मेटल, मेटल किसकी वजह से, बाय द एयर, वाटर एंड केमिकल, ठीक है। एयर वाटर के साथ केमिकल, केमिकल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन वेयर, एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन वेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। डेफिनेशन लिख ली होगी, द ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ अ मेटल, है ना। आपने एग्जांपल देखा कि जब वो आयन के बार से, है ना, मान लो ये अपने पास आयन का बार है, इसमें मैंने हल्का हल्का सा रस्ट आ गई यहाँ पे, ओके। अब मैं बना के थोड़ी दिखाऊंगा सर, खराब हो जाएगा ना, मेरा मेरा प्यारा है, प्यारा है, प्यारा बेटा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो रस्ट आ गई अपने पास, अब अपन ने हटाया 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 तो थोड़े थोड़े पीसेस आयन के भी हट गए, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, द ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ अ मेटल बाय द एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, सर वेयर, सर एटमॉस्फेयर। अब डेफिनेशन लिख ली, अब अपन ये देखते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट इट, ठीक है। यहाँ नीचे अपन क्या लिख लेते हैं हेडिंग में, हाउ टू प्रिवेंट, अब हाउ टू प्रिवेंट में अपने पास तीन चीजें आती हैं। पहला,
पेंटिंग। सर अपन घर के दरवाजों को पेंट करते हैं ना, अब अपन घर के दरवाजे लकड़ी के तो बनाएंगे नहीं, नहीं तो चोर आएगा आरी लेके खच 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 काट के अंदर घुस जाएगा। घर के दरवाजे अपन किससे बनाते हैं? मेटल से ही बनाते हैं। मेटल कौन सा? आयरन। पर कोई भी घर का दरवाजा उस फॉर्म में नहीं दिखेगा जहां वो फैक्ट्री में बनता होगा, वहां आपको क्या दिखेगी? पेंटिंग वाला ही दिखेगा। पेंटिंग के बाद अपन उसमें क्या कर सकते हैं? सर ऑयलिंग। ऑयल लगा सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, या एक और ऑयलिंग की जगह अपन क्या कर सकते हैं? ग्रीसिंग कर देते हैं। पर जो तीसरा पॉइंट है उसमें बहुत लोग को दिक्कत आती है ना? जब हमने पढ़ा था तब हमको भी दिक्कत आती थी, आपने स्कूल में पढ़ा होगा आपको भी दिक्कतें आती होंगी। तीसरा पॉइंट क्या है? सर गैल्वेनाइजिंग। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है? मैं यहां लिख देता हूं गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है सर? गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग मतलब मान लो ये अपने पास एक आयरन का पीस है, अब इसमें एयर वाटर मॉइस्चर ये सब लगता रहेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर रस्ट की लेयर आ जाएगी। पर रस्ट की लेयर से बचाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लो बारिश में एक आदमी है, जैसे मैं हूं, बारिश में अगर मैं ऐसे ही निकल गया और मान लो बारिश आ गई तो क्या होगा? मैं भीग जाऊंगा, मेरे ऊपर पानी की एक लेयर आ जाएगी, मतलब मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे और पानी की एक लेयर मेरे कपड़ों पे आ जाएगी। ओके, पर उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं सर? रेनकोट पहन लेते हैं। ओके, क्या करते हैं अपन बच्चों? रेनकोट पहन लेते हैं। आप लोग भी पहन लिया करो, नहीं तो बीमार हो गए तो पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा। क्या करते हैं अपन? रेनकोट पहन लेते हैं, है ना? रेनकोट से अपन क्या करते हैं? अपने ऊपर अपन प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ा लेते हैं ताकि जो पानी आएगा रेनकोट पे आएगा, नीचे गिर जाएगा। ओके, तो गैल्वेनाइजिंग में अपन क्या करते हैं? इस मेटल के ऊपर भी एक लेयर चढ़ा देते हैं। अब सर ये लेयर किसकी होती है? जिंक की। ठीक है, मैं Zn लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेटल है? जिंक। ये जो लेयर है इसको किसकी चढ़ाते हैं अपन? जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। ओके, आप लोग नोट कर लो। चलो अब अपन इसको मिटा देते हैं। ओके, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बच्चे इतने अच्छे तो है नहीं कि नोट कर लिए होंगे, है ना? मेरे बच्चे तो वेट करेंगे सर लेक्चर खत्म हो जाए तो हम सर के हाथ के हैंड रिटन नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके पढ़ लेंगे। ओके, अब कोरोजन की ही डेफिनेशन में अपन ने ये तो देख लिया कि अपन उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पर अब अपना तीसरा हेडिंग क्या आती है कि सर डे टू डे लाइफ में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ना? मतलब डे टू डे लाइफ में अपन इससे क्या क्या परेशानियां झेल रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है ना? मतलब क्या बोलते हैं अपन? डिसएडवांटेजेस इन डे टू डे लाइफ। ओके, डिसएडवांटेजेस लिख लेते हैं, मतलब इससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं सर? पहला अपनी कार डैमेज हो जाती है ना? अब मान लो कार पड़ी हुई है, इसलिए तो अपन कार में कवर लगाते हैं ना? आप लोग के घर में भी कार होगी तो क्या होता है? कार के ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जाता है ताकि उसका जो मेटल है वो खराब ना हो। सर दूसरा, अब रेल की पटरियां भी बनी होती है उसी चीज से, तो अगर रेल हादसे भी हो सकते हैं ना? रेल डैमेज लिख लेते हैं। आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग को भी पता होगा ना कुछ कुछ। अच्छा चलो ये देखो कि कौन कौन सी चीजों में अपन आयरन या फिर कोई भी मेटल का यूज करते हैं। सर अपन अपनी साइकिल्स में भी यूज करते हैं। आप साइकिल चलाते चलाते अगर आप मान लो कमजोर हो गई, साइकिल टूट जाएगी, और अरे सर अपन अपने घर में भी तो यूज करते हैं, है ना? वो घर में जब घर बन रहा होता है तो जो पिलर्स होते हैं उसमें आयरन की रॉड लगा दी जाती है। अब मान लो रस्टेड आयरन रॉड लगाएंगे तो पिलर भी खड़ा नहीं हो पाएगा, सिर्फ वो सीमेंट के ऊपर तो खड़ा हो नहीं पाएगा, आयरन रॉड उसको होल्ड करके रखेगी तभी वो खड़ा हो पाएगा। और सर अपन आयरन की रॉड से तो अपन ब्रिजेस बनाते हैं सर, है ना? तीसरा पॉइंट क्या है सर? सर ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या होता है सर? सर वो जो ब्रिजेस होते हैं, अब मान लो आप कोई ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो अपनी कार लेके, अपनी धन्नो लेके, ठीक है, धन्नो को हुर हुर ऐसे चला रहे हो। अब मान लो वो ब्रिज इतना डैमेज हो चुका है, ब्रिज में जो नट बोल्ट्स होते हैं वो उनके ऊपर इतनी रस्टिंग की लेयर आ गई है कि वो बहुत कमजोर हो गए। अब 2-3 नट खुल गए तो आपका पूरा ब्रिज डैमेज हो जाएगा, पूरा ब्रिज नीचे गिर जाएगा। ओके, तो कोरोजन के रियल लाइफ एग्जांपल्स याद कर लो। फिर अपन कहां आते हैं सर? रैंसिडिटी में। और जोश बरकरार रखना साथियों, क्योंकि लड़ेंगे पर हारेंगे कभी नहीं। ओके, चलो कमान लिख लो इसको। बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कोरोजन को, अच्छे समझ लिया होगा। पर अब अपन क्या आते हैं रैंसिडिटी पर। कोरोजन में अपन ने समझा था कि मेटल्स हीटेड अप हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के कारण। रैंसिडिटी क्या होती है कि जब मान लो अपन ने कोई फूड बनाया हुआ है, कुछ दिनों बाद, मतलब मान लो 2 दिन बाद, अगर आप उसी फूड, मतलब मान लो मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई, ओके, नहीं मैं फूड कुकिंग में अच्छा हूँ वैसे तो, पर अच्छी बनाऊंगा, और आप लोगों ने खाई। अब मान लो मैंने 10 लोग के हिसाब से बनाई थी, आप लोग सिर्फ 8 लोग आए, 2 लोग का खाना बच गया। अब कल मान लो मैं बाहर चला गया, आज अपन सबने खाना खाया, कल मैं बाहर चला गया, परसों मैं आया और मैंने सोचा कि यार वो पनीर की सब्जी में खा लेता हूँ, पर मुझसे गलती क्या होगी, मैंने उसको फ्रिज में रखना भूल गया। अब जैसे ही मैं आके उसको स्मेल करता हूँ तो उसकी स्मेल भी बहुत बैड हो जाती है, और मान लो एक फिंगर से अपन ने उसको टेस्ट किया तो उसका टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो फूड में जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर के कारण ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अपना अपना जो फूड है उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाते हैं। ओके, अब डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। रैंसिडिटी, जैसे मैंने आपको बताया रैंसिडिटी फूड के लिए होती है, तो व्हेन द ऑयल्स एंड फैट्स ऑफ द फूड gets gradually oxidized with the atmosphere which leads to the bad taste and bad smell of the food। ठीक है, तो जो ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्रेजुअली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं सर? सर एटमॉस्फेयर से, है ना। एटमॉस्फेयर में अपना एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना। एटमॉस्फेयर में तो एयर वाटर सब होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, अपने जो फूड्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब फूड्स में जो ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल फैट्स जो अपने प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्रेजुअली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ओके, इससे क्या होता है सर, अपना जो फूड है उसकी बैड टेस्ट आने लगता है, बैड स्मेल आने लगता है। तो रैंसिडिटी समझ गए। अब अपन क्या करेंगे, रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करना है अपन वो सीखते हैं। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। तब तक आप लोग ने जिसको नोट, अगर आप लोग ने जिसको नोट नहीं किया है तो आप लोग नीचे से जाके नोट कर लेना, है ना। पढ़ते पढ़ते नोट कर लो जल्दी। अगर और कोई ये मत सोचना कि सर पहले अपन देख लेते हैं लेक्चर, फिर अपन जाके पढ़ेंगे, फिर अपन जाके अपन नोट आराम आराम। अरे सर इसको तो मैं इस वाले मैं ए को ना ऐसे बनाऊंगा, फिर बी को ऐसे बनाऊंगा, फिर रैंसिडिटी के आर को मैं ना ऐसे कैलीग्राफी में ले जाऊंगा, ऐसा कुछ मत करना। नहीं तो 20 मिनट का लेक्चर है, नोट्स मान लो 10 मिनट में लिखे जा सकते हैं, तुम लोग 1 घंटे में नोट्स लिखो। भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को, बोर्ड का ईयर है। ओके, अब रैंसिडिटी को अपन क्या करते हैं, पहले प्रिवेंट करते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, प्रिवेंशन। और हाँ, रैंसिड, अब मान लो ऐसा वैसा फूड अपन खाएंगे तो अपन को फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। और तुम लोग एक दिन पुराना फूड मत खाना, ठीक है ना। कि सर कल हम रेस्टोरेंट गए, वहां से खाना पैक करवा लिए, आज थोड़ा खाए, कल खा लिए, कल रात को खा लिए। ऐसा नहीं होगा भैया, तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ओके, सिर्फ एक ही है तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा, आप लोग इसमें लिख लेना। ओके, कि रैंसिडिटी में अगर अपन वैसा वाला फूड खाएंगे तो क्या हो सकती है, अपन को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। अपन प्रिवेंशन देखते हैं कि अपन रैंसिडिटी का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। पहला है कि अपन उसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ठीक है। सनलाइट में देखो, सनलाइट उसके आगे क्या है, अपना बिग नो। जो अपना फूड है उसको अपन को सनलाइट में नहीं रखना है। और दूसरा, सर जो आपने गलती की थी वो भी नहीं करना है, अपन को किस में रखना है, रेफ्रिजरेटर में। एक सेकेंड,
इसमें तो ई आता है ना, ओके। किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा, केसेस मत करना मेरे ऊपर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अपन को क्या करना है, सनलाइट में नहीं रखने पर रेफ्रिजरेटर में रखना है फूड को, ओके, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लेना तुम लोग। अरे इतना तो भरोसा है, तुम लोग सही कर लोगे। रेफ्रिजरेटर या आई आता है, ई आता है, ए आता है या जेड आता है। सर जेड तो आता ही नहीं है। अरे वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो रेफ्रिजरेटर को जेड से शुरू कर दो, ठीक है। 24 के बच्चे हो तुम लोग, है ना। 24 में 24 के बच्चे हो तुम लोग, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अपन को फूड को सनलाइट में नहीं रखना है, किस में रखना है, रेफ्रिजरेटर में, ओके। रेफ्रिजरेटर में रखना है। थर्ड अपन को क्या करना है, सर आपने चिप्स तो खाए होंगे, हमने तो खाए हैं, तुमने भी खाए होंगे, है ना। अब चिप्स में क्या होता है, जैसे अपन चिप्स का पैकेट खोला, अब कोई ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो तुम लोग समझोगे प्रमोशन कर रहे हैं सर। पढ़ाई में भी प्रमोशन, गलत बात है सर, गलत बात है, बहुत गलत बात है सर। हम केस कर देंगे, इसलिए तो नहीं किया, इसलिए तो मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया, ठीक है। अपन मान लो मैंने कोई भी चिप्स का पैकेट ऐसे खोला, सर भले ही उसमें 2 चिप्स निकले, पर क्या होता है, 2 निकले, 4 निकले, अब ज्यादा निकल गए वो तुम्हारी ऊपर है कि तुम्हारा लक अच्छा है। तो जैसे ही खोला उसमें से क्या सुगंध आती है ना। तो वो किस गैस की स्मेल होती है सर, नाइट्रोजन गैस की। तो अपन को फूड को क्या करना है, नाइट्रोजन में रखना है। तब नाइट्रोजन गैस से अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। नाइट्रोजन क्या आ गया, अपन सर बड़ा वाला टिक मार्क लगा देते हैं। चौथा पॉइंट, अच्छा याद है अभी पहले जब अपने फूड्स आते थे तो अपनी मम्मियां क्या करती थी, उसको स्टील के डब्बे में अपना खाना रख देती थी, है ना। छोटे से डब्बे में क्या कहते हैं, अपनी सब्जी होती थी और बाजू में अपनी रोटी होती थी और उसके ऊपर बड़ा वाला स्टील का डब्बा। और अभी क्या हो गया है, एयर टाइट कंटेनर्स आ गए हैं, है ना। एयर टाइट कंटेनर्स आप लोग भी टिफिन में ले जाते होंगे, कल जो टिफिन ले जाओगे उसमें देख लेना मम्मी एयर टाइट कंटेनर रखती है, ओके। तो वो एयर टाइट कंटेनर क्या करते हैं सर, एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसमें ना वो डब्बे के बाजू में ना देखो कि रबड़ की लाइनिंग भी होती है, ठीक है। मान लीजिए अपना डब्बा है, डब्बा अगर मुझसे अच्छे से ना बने तो तुम लोग में से कोई बोलेगा नहीं सर आपने डब्बा अच्छे से नहीं बनाया। अब मान लो ये डब्बा है, अब इसके ऊपर जो अपना कैप होता है उसमें क्या होता है, रबड़ की एक लाइनिंग होती है। क्या होती है बच्चों, रबड़ की एक लाइनिंग होती है, ठीक है। इसके ऊपर से डब्बा आएगा, फिर डब्बा यहाँ से पैक, यहाँ से पैक, यहाँ से पैक और ये पीछे से पैक, ठीक है। मान लो मेरे पास ये है, ये अपना एयरटाइट कंटेनर, इसके ऊपर मैंने डब्बा लगाया। डब्बे में क्या होती है सर, ये रबर की लाइनिंग होती है। अब रबर की लाइनिंग क्या करती है, एटमॉस्फेयर को उसके अंदर जाने नहीं देती। इसको मिटा देते हैं अपन, नहीं तो क्या पता भूख ना लग जाए तुम लोग को, मुझे तो लग रही है कि, ठीक है। तो क्या करती है, उस एटमॉस्फेयर को अंदर जाने नहीं देती, ओके। एटमॉस्फेयर अंदर जाएगा नहीं तो अपना फूड रैंसिडिटी से प्रिवेंट हो जाएगा। तो चौथा अपना पॉइंट क्या है, एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर, मैं CUNT डाल देता हूं, तुम लोग इसको कंटेनर लिख लेना, ओके। क्या पॉइंट है अपना, एयर टाइट कंटेनर। अब ये 4 तो होगा अपने इजी, जो अपन घर में हर कुछ कर सकते हैं ना, जो अपन घर में कर सकते हैं। जो 5वां पॉइंट है वो तुम लोग को शायद समझ में ना आए, क्योंकि वो केमिकल्स है, मतलब फूड में सब केमिकल डाल दो, फूड प्रिवेंट रहता है। पर अपन उसको प्रमोट नहीं कर रहे ज्यादा, पर फिर भी अपने कोर्स में तो मैं आपको बता देता हूं। 5th पॉइंट क्या है, फूड में अपन क्या मिलाते हैं, भाप, BHA और BHT मिलाते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। BHA एंड BHT। अब इसका सर फुल फॉर्म क्या है, ब्यूटा हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटा हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। अब ये तुम लोग 11th में पढ़ोगे सर एनिसोल क्या होता है, टोलुइन क्या होता है, या फिर अभी अपन क्या आता है, कार्बन वाला चैप्टर आ ही ना है,
उसमें तुम लोग याद दिला देना कि सर ये एनेसोल क्या होता है, फेनेटोलिन क्या होता है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, इसको नोट कर लो। और इसी के साथ अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, खत्म। हुर्रे, है ना। ये बच्चा कर रहा है, ये जो सामने वाला बच्चा बैठा है ना, ये हुर्रे कर रहा है। लगता है इसको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ज्यादा अच्छे समझ में आए, तभी कर रहे हैं। हाँ सर, हुर्रे खत्म हो गया। अब क्या होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपन कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली ना मैं जो अगला लेक्चर लूंगा ना, उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन करके बता दूंगा और बाकी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग इजीली पढ़ पाए। ओके, तो नए जोश के साथ अपने पढ़ाई बंधु में अपन क्या करेंगे, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो इस लेक्चर को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इधर उधर 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 हर दोस्त को आप शेयर कर दीजिए और मिलते हैं कहाँ, पढ़ाई बंधु में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए